हेलो बच्चों, मैं जाकिर हुसैन आपकी अपनी यूट्यूब चैनल जेडएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम लोग चैप्टर 9 जैव प्रौद्योगिकी एवं उनके अनुप्रयोग से महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने वाले हैं और यहाँ से एक क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम कुछ फैक्ट को देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए के पैलिंड्रोम्स को काटने का कार्य करता है। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो होता है वो किसको काटता है? डीएनए को काटता है, और जिससे इन खंडों को वाहक डीएनए से जोड़कर पुनर्योगज डीएनए, रिकम्बिनेंट डीएनए, ठीक ना, रिकम्बिनेंट मतलब फिर से जोड़ने का काम करता है, तो पुनर्योगज डीएनए बनाया जाता है। मतलब हमने कहा कि जो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वह डीएनए को काटने का काम करता है और साथ ही साथ उनको वाहक जो डीएनए है उसे जोड़ करके डीएनए पुनर्योगज डीएनए बनाया जाता है। देखिए, एक आता है यहाँ पे बीटी फसल क्या होती है। बीटी फसल वह फसल जिसे वांछित लक्षण प्राप्त करने के लिए, मतलब एक विशेष लक्षण स्पेशली प्राप्त करने के लिए दूसरे स्रोत से प्राप्त जीन को प्रवेश कराकर, मतलब हम किसी दूसरे स्रोत से जीन को प्राप्त कर लेते हैं और प्राप्त करा करके विकसित किया जाता है। इसकी खोज जापानी वैज्ञानिक इशिवाटा ने 1902 में की थी। इनमें पादप में प्रतिविष का निर्माण होने लगता है और कीटनाशक की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इन्हें हम बीटी फसल कहते हैं। मतलब ऐसी फसल जिनको सिक्योरिटी स्पेशल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, दूसरे स्रोत से पहले वाले पौधे के अंदर जो होता है जीन को प्रवेश कराते हैं और उस जीन को प्रवेश कराने के बाद जो होता है उस पौधे के अंतर्गत जो होती है कीटनाशक, मतलब कीटाणुओं से बचने की, ठीक है, एक क्षमता विकसित हो जाती है। उसी को हम कहते हैं बीटी फसल। इसके उदाहरण क्या है? बीटी मक्का है, बीटी कॉटन, बीटी राइस, बीटी टमाटर आदि। ये आनुवांशिक रूपांतरित जीएम, ठीक है, जेनेटिक मॉडिफाइड फसल कहलाती है। उसके बाद है जेनेटिक इंजीनियरिंग। देखिए, जब बात कर रहे हैं इंजीनियरिंग का, तो इंजीनियरिंग से मतलब यही होता है कि कहीं ना कहीं क्या करना है, परिवर्तन करना है। तो किस प्रकार का परिवर्तन करेगा? जीई जेनेटिक इंजीनियरिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें एक विशिष्ट जीन को चुना जाता है। एक स्पेशली जो जीन होता है उसको क्या किया, सेलेक्ट किया जाता है और उसके बाद जो प्राप्तकर्ता जीव में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। ठीक है, मान के चलिए कि जैसे कोई बड़ा सा, जैसा हम मानते हैं कि मिस्र के अंतर्गत जो होती है, इजिप्ट के अंतर्गत जो होती है, बहुत से बड़े बड़े जो है साइंटिस्ट है या अन्य लोग जो है उनको रखा गया है कि भविष्य में इनको जिंदा किया जा सकता है। तो और क्या होता है कि जैसे जो अच्छी नस्ल के जीव होते हैं उनसे क्या किया जाता है, जीन को निकाला जाता है और किसी अन्य जीव के अंदर डाल दिया जाता है, प्रत्यारोपित कर दिया जाता है, जिससे वह क्या हो सके कि उसके लक्षणों को प्राप्त कर सके। तो यही है जेनेटिक इंजीनियरिंग। एक आता है बायोरिएक्टर। एक बड़े पात्र के समान होता है जिससे सूक्ष्म जीवों, पादपों, जंतु या मानव कोशिकाओं के संवर्धन से प्राप्त कच्चे पदार्थों को जैविक रूप में विशिष्ट पदार्थों तथा एंजाइम्स आदि में परिवर्तित किया जा सकता है। जो बायोरिएक्टर वांछित उत्पाद की प्राप्ति के लिए अनुकूलतम परिस्थितियां होती हैं। एक और क्वेश्चन हमसे पूछेगा यहाँ पे, क्लोनिंग, जीव क्लोनिंग। देखिए, तो क्या कर रहा है कि किसी वांछित लक्षण वाले, वांछित मतलब सब कह रहे विकृति या विशेष लक्षण वाले डीएनए की बनाई गई प्रतिलिपि मतलब फोटोकॉपी जीन क्लोन या डीएनए क्लोन कहलाती है। डीएनए क्लोन या जीन क्लोन क्या कहती है कि किसी विशेष डीएनए का प्रतिरूप तैयार करना डीएनए क्लोन कहलाता है और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, जीन क्लोनिंग के नाम से जानते हैं। और संपूर्ण जीव के क्लोन बनाने की प्रक्रिया जीव क्लोनिंग कहलाती है। देखिए, एक प्रश्न
दिया कि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस का उपयोग आनुवांशिक इंजीनियरिंग में निम्नलिखित में से किस अणु को बनाने में किया जाता है। तो मैंने पहले ही बता दिया कि डीएनए के पुनर्योगज अणु को बनाने में किया जाता है। मैंने बताया कि जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है वो डीएनए के पैलिंड्रोम्स को काटने का कार्य करता है और इससे खंडों को वाहक डीएनए से जोड़कर पुनर्योगज डीएनए बनाने का काम करता है। उसके बाद देखिए अनुवांशिकता रूपांतरित पौधा है, बीटी कपास, बीटी मक्का, गोल्डन राइस, इनमें से कोई सभी। तो देखिए इनमें से सभी मैंने बताया कि ये सब क्या है, एक प्रकार का कीटाणुओं से बचने वाले पौधे होते हैं जिसके अंतर्गत जो है कीट लगते ही नहीं है। आगे प्रश्न दे रखा है कि आनुवांशिक रूपांतरण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। आनुवांशिक रूपांतरण से फसलों को सूखा व ठंड के प्रति अधिक सहिष्णु बनाया जाता है, बिल्कुल सही है। आनुवांशिक रूपांतरण ने रासायनिक कीटनाशकों पर निर्भरता को कम किया, ये भी सही है। आनुवांशिक रूपांतरण ने खाद्य पदार्थों के स्तर में वृद्धि किया और इनमें से सभी, तो राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। आगे तरह के जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है कृषि के क्षेत्र में, चिकित्सा, वैक्सीन या इनमें से सभी। तो देखिए डीएनए जो श्रेष्ठ डीएनए होता है, जो स्पेशली डीएनए जो होता है मतलब को किसी जीव के शरीर में प्रवेश करा दिया जाता है और उत्तम गुण वाले जीव का निर्माण जीनी अभियांत्रिकी कहलाता है। इसका उपयोग कृषि, चिकित्सा, क्लोन बनाने में किया जाता है। तो हमने देखा कि जीनी अभियांत्रिकी का उपयोग जो होता है क्लोन बनाने में, चिकित्सा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में किया जाता है। क्यों? क्योंकि श्रेष्ठ जीन उत्पादन करने में होता है। देखिए बीटी जीव विष को किस जीवाणु द्वारा उत्पादित किया जाता है। बैसिलस वेलगैरिस, बैसिलस थुरिंजिएसिस, बैसिलस सबटिलिस, बैसिलस मेगाथेरिस। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि बैसिलस थुरिंजिएसिस नामक जीवाणु में क्राई प्रोटीन पाया जाता है। अब क्राई प्रोटीन जो होता है, यह विष जब किसी कीट के पेट में जाता है तो वह क्षारीय माध्यम में एकत्रित हो जाता है, पूरी क्षार बन जाता है। पीएच वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 से अधिक हो जाएगा। तो क्षारीय जिससे कीटों की आहार नाल क्या होती है, कोशिका धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। क्षार जैसे मान के चलिए आप ये नमक है और आपके शरीर में नमक डाल दिया जाए तो धीरे धीरे आपके शरीर को क्या करने काटने लगेगा, जो सेल होगी नष्ट होने लगेगी और धीरे धीरे आपकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो वैसे ही बैसिलस थुरिंजिएसिस जो होता है एक क्षारीय होता है और जब जैसे ही जीवाणु शरीर में प्रवेश करता है तो वो नली में जाता है, तो नली में जाने के बाद उनको कोशिकाओं को, सेल को नष्ट करने लगता है और धीरे धीरे उनकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किस में होता है। चिकित्सा में, कृषि में, परजीवी जीन या इनमें से सभी। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग जो होता है, जिसको जीनी अभियांत्रिकी के नाम से जानते हैं, उनका प्रयोग सभी में होता है। कृषि, चिकित्सा, ये सारी चीज़ों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिजैविकों को मुख्य रूप से किससे प्राप्त किया जाता है। नीलहरित शैवाल, जीवाणुओं से, ब्रायोफाइटा से या जीवाणुओं से। तो देखिए प्रतिजैविक विभिन्न रोगों को रोकने के लिए उत्तरदायी होते हैं। प्रतिजैविकों को उन जीवों से बनाया जाता है जिनसे रोग उत्पन्न होते हैं। जीवाणुओं में अतिरिक्त डीएनए प्लाज्मिक पाया जाता है जिसका उपयोग पुनर्यो संयोजक डीएनए में किया जाता है। तो प्रतिजैविकों को मुख्य रूप से प्राप्त करने के लिए जीवाणुओं से प्रयोग किया जाता है और इसलिए बनाया जाता है कि यह जो है दूसरे जीवों में क्या कर दे, रोग उत्पन्न कर दे, जिससे वह पौधों पर या अन्य चीज़ों पर या कृषि को नुकसान न पहुंचाए। अगला प्रश्न है कि उस एंजाइम का नाम लिखिए जो जीवाणु भोजी के डीएनए को काटता है। तो वो है रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस एंजाइम, जो जीवाणु भोजी के डीएनए को काटता है। तो ये ध्यान रखना है, रेस्ट्रिक्शन, ठीक है ना, न्यूक्लियस एंजाइम। क्वेश्चन है जैव दस्युता क्या है। जैव दस्युता जिसको बायोपायरेसी के नाम से जानते हैं, बायोपायरेसी। देखिए हम कह सकते हैं कि जैविक संपदाओं का शोषण या उनको पेटेंट प्राप्त करना, ठीक ना, जैविक संपदाओं का शोषण करना या उनका पेटेंट प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, बायोपायरेसी के नाम से जानते हैं, जैव दस्युता के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है ये भी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है और यहाँ पर भी 2023 में पूछा गया। अगर गोल्डन राइस में मुख्य रूप से किस विटामिन का प्रचुरता होती है, तो विटामिन ए पाया जाता है। क्या होता है, विटामिन ए पाया जाता है। और विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी रोग हो जाता है, सब सामान लग ही रहेगा, दिखबे नहीं करेगा, ठीक है ना। जरूरी है कि विटामिन ए लिया जाए, ठीक, समस्या हो जाएगी।
अगर कि एक अनुवांशिकता रूपांतरित पौधे का नाम बताइए। बीटी कपास की प्रजाति है जो अतिरिक्त जीनों के द्वारा अनुवांशिक रूपांतरित किया जाता है। अनुवांशिक रूपांतरित पौधे का नाम क्या है? बीटी कपास। यहाँ प्रश्न है कि पुनर्योगज डीएनए की क्या उपयोगिता है? पुनर्योगज डीएनए की क्या उपयोगिता है? तो पुनर्योगज डीएनए की उपयोगिता निम्नलिखित है। देखिए, जैसे वातावरणीय असंतुलन, एटमॉस्फेयर इम्बैलेंस हो गया, ठंडा, सूखा, ताप, मिट्टी में लवण की अधिकता के प्रति अनुकूलता अथवा अधिक सहिष्णुता प्रदर्शित करने वाले पौधों का निर्माण करना। कि चाहे पौधे को सूखा प्राप्त हो, ठंडा प्राप्त हो जाए, मिट्टी से लवण की अधिकता हो जाए या अनुकूलन न मिले, तब भी पौधा जो है हरा भरा रहे। ठीक है, तो इसी को पुनर्योगज डीएनए की क्या है? बहुत ही उपयोगिता है। दूसरा क्या है कि खाद्य पदार्थों के पोषक स्तर में वृद्धि करना, जैसे गोल्डन राइस विकास, विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। मृदा उर्वरता को क्षीण होने से बचाना, ये भी उसको उपयोगिता है। पौधे द्वारा खनिज उपयोग क्षमता में वृद्धि करना या पीड़कनाशी प्रतिरोध फसलों का विकास करना। देखिए, अब लिखते हैं वैक्सीन उत्पादन। अब वैक्सीन से कोई बचा नहीं है, क्योंकि अभी हाल ही में 2019 में आपने देखा कि जब कोरोना काल आया था तो वैक्सीन लगाया गया। एक नहीं, दो नहीं, बूस्टर डोज लगाए जा रहे थे। ठीक ना, कि हम बच जाएं, हम बच जाएं। ठीक है, सबको बचने की चिंता थी। वैक्सीन उत्पादन क्या है? सन 1798 ईस्वी में सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने टीकाकरण तकनीकी का विकास किया। इन्होंने विषाणु द्वारा फैलने वाले रोग, चेचक, ठीक ना, जिसे ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी माता बड़ी माता के नाम से जानते हैं, चेचक के बारे में पता लगाया और इसके प्रतिरक्षी को इस रोग के विरुद्ध कर्मक के रूप में प्रयोग किया। टीका, जिसको हम वैक्सीन कहते हैं, यह एक प्रतिजन एंटीजन के द्वारा क्या किया जाता है? औषधि होते हैं जो इंजेक्शन के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर क्या किया जाता है? इंजेक्ट कर दिया जाता है, प्रवेश करा दिया जाता है। ठीक ना, सुई सबको लगा होगा। और यह औषधियाँ प्रतिजन शरीरों में प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित कर देता है, एक्टिव कर देता है, जिसको एंटीवायरस जिसे जानते हैं कि वह हमारे वायरस को फैलने नहीं देता है। वैसे ये एंटीजन होते हैं जो हमारे शरीर में इंजेक्ट करते हैं, तो उन सभी जो बीमारियाँ होती हैं उनको फैलने नहीं देते। इन औषधियों को भी विभिन्न जीवों से तैयार किया जाता है। हानिकारक सूक्ष्म जीवों के विरुद्ध उपयोग में भी लाया जाता है। रोगकारक जीवों से लड़ने के लिए दिए गए दवाओं की विशेषकर इंजेक्शन के माध्यम से प्रक्रिया को टीकाकरण कहलाता है। मतलब जो रोग होता है उसको हमारे शरीर के अंदर डायरेक्ट इंजेक्ट करना, ठीक ना, क्या कहलाता है? टीकाकरण कहलाता है। प्रश्न देखते हैं, उत्तक संवर्धन क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तैयार करने की तकनीकी संक्षिप्त विवरण देना है। उत्तक संवर्धन मतलब टिश्यू कल्चर। अब देखिए, एक पादप उत्तक, कोई पादप है, उसके टिश्यू को लेना है और टिश्यू को कृत्रिम संवर्धन, आर्टिफिशियल कल्चर के माध्यम से पूर्ण विकसित करना है। करने की प्रक्रिया को उत्तक संवर्धन कहते हैं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि एक जो नेचुरली पौधा बढ़ रहा है, टिश्यू है पौधे का, तो उसके टिश्यू को लेना और लेकर के उसको आर्टिफिशियली तरीके से, अपने तरीके से क्या करना? विकसित करना। ठीक ना, उसको क्या कहते हैं? हम टिश्यू कल्चरल के नाम से जानते हैं। अब होता क्या, हो सकता है क्यों पड़ी? तो कोशिका से विकसित होकर नया पादप बनाने की क्षमता को पूर्ण शक्तता, ठीक है, टॉपिपोटेंसी कहते हैं। पादप के किसी भी भाग में तीव्र कायिक जनन, उत्तक संवर्धन से नए शिशु पादप को तैयार करना सूक्ष्म प्रवर्धन, माइक्रो प्रोपगेशन कहलाता है। उत्तक संवर्धन का मतलब मैंने बता दिया कि किसी पौधे को लेकर के अपने तरीके से, कृत्रिम आर्टिफिशियल कल्चरल तरीके से उसको क्या करना? वृद्धि करना, उत्तक संवर्धन कहलाता है। उत्तक संवर्धन के लिए प्रयोगशाला में निर्जीवाणु मतलब जीवाणु रहित परिस्थितियाँ बनाई जाती है। एक्सप्लांट कर्तोतक को पोषक माध्यम में स्थानांतरित करके पादप का निर्माण किया जाता है। नए निर्मित पदार्थों को प्रयोगशाला में मिट्टी में उगाया जाता है। पूर्ण परीक्षण करने के बाद इसका उपयोग कृषि के लिए किया जाता है। देखिए, यहाँ पे दिया है कि विभिन्न औषधियों के कुछ क्षेत्रों में उपयोग, जैसे इंटरफेरॉन, ये क्या होता है? विषाणु संक्रमित रोग में इंटरफेरॉन का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या है? विषाणु संक्रमित रोग क्या है? कैंसर, रेबीज, जुकाम आदि। ठीक है, यूरोगेस्ट्रॉन, घाव भरने में, जब घाव कोई नहीं भरता है तो वहाँ पर दिया जाता है यूरोगेस्ट्रॉन।
इंसुलिन का प्रयोग कब किया जाता है? मधुमेह के उपचार में किया जाता है। रिलैक्सिन प्रसव में, जब किसी महिला को, ठीक है ना, प्रेगनेंसी जब प्रसव होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जब उसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, ठीक ना, जो अ, हम कह सकते हैं प्रेगनेंसी का समय जो है उसको बहुत पीड़ा होती है, कष्ट होती है, रिलैक्सिन हार्मोन नहीं मिलता है तो उस समय रिलैक्सिन हार्मोन चढ़ाया जाता है। उसका तो प्रोटोपिन, ये एक वृद्धि हार्मोन होता है, ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है। प्लाज्मिनोजन रुधिर थक्का को घोलने में काम किया जाता है। मान लीजिए कहीं ब्लड क्लॉटिंग हो गया, रुधिर थक्का बन गया, तो वहाँ पर प्लाज्मिनोजन दिया जाता है जिससे वो क्या किया जा सकता है, जमने की प्रक्रिया को कम किया जा सके। आगे है प्लाज्मिड फास्मिड पर संक्षेप लिखिए। प्लाज्मिड क्या होता है? देखिए, जो भी जीवाणु कोशिका होती है, सेल होती है, उसके बाहर द्विसूत्रीय डीएनए अणु होता है और ये जीवाणु कोशिका में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, नेचुरली पाए जाते हैं। जो भी जीवाणु होता है उसके सेल में पाया जाता है। ये मुख्य गुणसूत्रीय डीएनए से अलग स्वतंत्र रूप से विभाजित होने में सक्षम होते हैं। मतलब क्या होता है कि गुणसूत्रीय विभाजन जो होगा होना ही होना है, तो वह इसके लिए क्या होता है, स्वतंत्र होता है, मतलब वो किसी पे आधारित नहीं होता है। और ये जीन्स प्रतिरोधी निर्माणों के पदार्थों का निर्माण, क्रियाओं का नियमन करते एवं स्वतः गुणन का गुण पाया जाता है। मतलब अपने आप जो होता है रिप्लिकेशन हो जाता है, अर्थात गुणित हो जाता है, ठीक ना, और पुनः बना लेता है, जिसके कारण उपयोग क्लोन बनाए जाते हैं। फास्मिड को देखते हैं। फास्मिड क्या है? देखिए, फास्मिड क्या होता है? कास्मिड के समान इनको प्लास्मिड वाहक अल्फ लैम्डा फेज वाहक का लाभ प्राप्त करने के लिए किया जाता है। आइए देखते हैं पुनर्योगज डीएनए तकनीकी क्या है, या इस तकनीकी द्वारा इंसुलिन उत्पादन की विधि बताइए। पुनर्योगज डीएनए तकनीकी प्रौद्योगिकी का उपयोग करके मानव इंसुलिन के उत्पादन में चरणों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। चलिए देखते हैं। 2024, 2023 और 2000 जो है 22 में पूछा गया क्वेश्चन, 20 में पूछा गया क्वेश्चन है। सबसे पहले हम देखते हैं कि पुनर्योगज डीएनए तकनीकी क्या है। तो मैंने बताया कि वांछित लक्षणों का पता करके उसे निकाल कर दूसरे जीन शरीर में क्या करना, पहुंचाना, ठीक ना, पहुंचा करके डीएनए का निर्माण किया जाता है। इस पुनर्योगज डीएनए को निकाल करके इच्छित जीव के शरीर में प्रवेश करा दिया जाता है और एक अच्छे किस्म का जो होता है जीन तैयार कर लिया जाता है। इसी को हम कहते हैं पुनर्योगज डीएनए कहते हैं। और ये जीव लक्षण संरचना गुण से भिन्न हो जाते हैं, ठीक ना। जैसे मान के चलिए कि एक घोड़ा है, ठीक है, कह दिया जाए कि यहाँ पे घोड़ा और ये है गधा। अब घोड़ा और गधा दोनों का हम हाइब्रिड कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा? खच्चर। तो समझिए, तो हमने क्या किया कि घोड़े का, हालांकि घोड़े का जो संबंध होना चाहिए वो घोड़ी इसी की प्रजाति से, लेकिन हमने क्या किया, घोड़े का जो है डीएनए निकाल कर मान के चले गधाई के अंदर लगा दिया गया। अब क्या होगा कि इसकी जब फर्टिलाइजेशन कराया जाएगा तो उसमें खच्चर प्राप्त होगा। तो वैसे ही क्या होता है कि जो अच्छे किस्म के जीव हैं उसके शरीर से डीएनए को निकाल करके और किसी दूसरे जीव में, इच्छित जीव में क्या किया जाता है, लगा दिया जाता है। तो अब क्या होगा कि इससे जो लक्षण, संरचना और गुण प्राप्त होगा वो बिल्कुल भिन्न होगा और इन्हें हम आनुवांशिक रूपांतरित जीव, जीएमओ, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के नाम से जानते हैं। उसके बाद है इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन मधुमेह से ग्रसित व्यक्तियों के उपचार के लिए आवश्यक है। मानव शरीर में अग्नाशय की लैंगरहैंस दीपिका, अग्न्याशय जो होती है, ठीक है, पेनक्रियाज, उसमें लैंगरहैंस की दीपिकाओं में बीटा कोशिका द्वारा इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है और यह रुधिर में ग्लूकोज स्तर को नियंत्रित एवं नियमित करता है। कौन? जो अमाशय के लैंगरहैंस दीपिकाएँ हैं, बीटा कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन हार्मोन धीरे धीरे स्रावित होता है और जो हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज है, ठीक ना, उसको नियमित या नियंत्रित करने का काम करता है। इंसुलिन के कम स्रावण से यकृत द्वारा ग्लूकोज का उपयोग कम हो जाता है। जैसे इंसुलिन जब स्रावित नहीं होता है तो धीरे धीरे जो बीटा कोशिकाएं हैं, और जो बीटा कोशिकाएं जब सिकुड़ जाती है
ठीक ना। तो वह इंसुलिन का स्रावन नहीं करती है, और जब नहीं स्रावन करती है तो उसमें बढ़ेगा क्या, ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाएगा। और जैसे ही ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है, ठीक ना, तो वह व्यक्ति मधुमेह से ग्रसित हो जाता है। मतलब ब्लड में जो होती है उसकी मात्रा क्या होती है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और वह व्यक्ति डायबिटीज का शिकार हो जाता है। यदि हम बात कर ले यहाँ पे कि मधुमेह रोगी को इंसुलिन हार्मोन उपलब्ध कराने के लिए जानवर आदि को मारकर उनके अग्न्याशय से इंसुलिन को निकाला जाता है, ठीक ना। मतलब जिन व्यक्तियों को लगता है कि डायबिटीज की, शुगर, ठीक ना, मधुमेह का इंजेक्शन लगता है, तो समझिए क्या करते हैं कि वह जानवर, विभिन्न प्रकार के जानवरों को मारकर उनके अग्न्याशय से जो पैनक्रियाज होती है उनसे इंसुलिन को निकाला जाता है। क्योंकि आप जब ग्रसित हो गए हैं तो अब आपसे अधिक हार्ड इंसुलिन देने की आवश्यकता है, तो आपसे अधिक हार्ड देंगे हम, किसका, जानवरों का इंसुलिन निकाल करके आपके शरीर में इंजेक्ट किया जाएगा। इसके उपयोग से क्या होता है, कुछ लोगों को एलर्जी भी हो जाती है। अतः होता क्या है, इस कमी को दूर करने के लिए आनुवांशिक अभियांत्रिकी, जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा जीवाणुओं में कुछ ऐसे गुण विकसित किया जाते हैं जिनसे इंसुलिन की उत्पन्न कर सके। ऐसा करने के लिए जीवाणुओं की संख्या को बढ़ाकर इंसुलिन हार्मोन का संश्लेषण काफ़ी आसान हो जाएगा। मनुष्य का जो 11वां गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र में इंसुलिन उत्पादन को अभियांत्रिकी करने के लिए जीन्स को पृथक करके इसे वाहक ई कोलाई डीएनए से जोड़कर डीएनए बनाया जाता है। अपने देखो डीएनए बना लिया जाता है। मतलब जो मनुष्य के अंतर्गत 11वां डीएनए होता है, गुणसूत्र होता है, उससे क्या किया जाता है, इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है। तो उसको क्या करता है, मान के ये डीएनए का रास्ता है और ये डीएनए वाली जो हिस्सा है, मान के चलिए कि ये डीएनए वाला हिस्सा है। अब क्या करेगा कि यहाँ से इसको कट कर देगा, 11वां गुणसूत्र को कट करेगा, और कट करने के बाद क्या कर देगा कि जो वाहक है उसको दूसरे वाले से जोड़ देगा। जब दूसरे वाले से जोड़ देगा तो यहाँ से एक नया रास्ता बन जाएगा और इसी को हम डीएनए पुनर्निर्देश के नाम से जानते हैं। ई कोलाई के उस डीएनए से मानव में इंसुलिन उत्पादन करने वाले डीएनए को जोड़ दिया जाता है और विषाणु के रूप में समान रूप से इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन होने लगता है। बात कर लेंगे यहाँ पे कि अमेरिका की औषधि निर्माण वाली एली लिली नामक एक कंपनी ने 1983 ईस्वी में मानव इंसुलिन श्रृंखला ए व बी के समान 2 डीएनए अनुक्रमों को तैयार किया। 1998 में एली लिली रैनबैक्सी नामक कंपनियों ने डायबिटीज की दवाइयों को बाजार में सार्वजनिक रूप से शुरू किया था और इन औषधियों को प्रोटीन, काइनोज, सी, होमापेन आदि हैं। अभी देखिए मैंने बताया कि मानव इंसुलिन का निर्माण, देखिए मानव इंसुलिन संश्लेषण पर टिप्पणी लिखिए, तो अभी आपको वैसे ही लिखना है कि कैसे डीएनए के 11वें गुणसूत्र को काट करके नए गुणसूत्र के साथ जोड़ दिया जाता है जिससे इंसुलिन का निर्माण होने लगता है। ई कोलाई जीवाणु मैंने बता दिया पहले ही, ठीक है, तो बार बार उसी चीज़ को बताने की आवश्यकता नहीं है। तो देखते हैं जीन थेरेपी और एंजाइम थेरेपी को उदाहरण से समझते हैं। जीन थेरेपी, जीन चिकित्सा या जीन थेरेपी, जीन की क्रियाशीलता के अध्ययन के बाद आनुवांशिक दोष वाली कोशिकाओं के उपचार के लिए गलत या निष्क्रिय जीन का सामान्य जीन से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। मतलब क्या होता है कि जैसे जीन थेरेपी आ गई तो उन जीन थेरेपी में क्या किया गया, जीन चिकित्सा जो है, इसका नाम ही है जीन चिकित्सा। मतलब जीन को क्या करना, कन्वर्ट करना, बदलना। तो जो आनुवांशिक दोष है, उन आनुवांशिक दोष को क्या किया जा सकता है, निष्क्रिय किया जा सकता है। किसके माध्यम से, जीन थेरेपी के माध्यम से। तो आप बता सकते हैं कि जीन थेरेपी क्या है। तो जीन थेरेपी बता सकते हैं कि जीन थेरेपी एक क्रियाशीलता का अध्ययन वाली तकनीकी है जिसके माध्यम से हम आनुवांशिक दोषों को क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, या उसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं, या उस जीव को निष्क्रिय कर सकते हैं, जिसे हम जीन चिकित्सा के नाम से जानते हैं। सामान्य जीन को व्यक्ति में या भ्रूण में स्थानांतरित किया जाता है। इसमें सामान्य जीव निष्क्रिय जीन की क्षतिपूर्ति कर सके कार्यों को संपन्न करते हैं। जीन चिकित्सा का सबसे पहले प्रयोग जो है 1990 में एक 4 वर्षीय लड़की में एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी को दूर करने के लिए किया गया था। और एडिनोसिन डीएमिनेज प्रतिरक्षा तंत्र के कार्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रतिरक्षा जो है शरीर के अंदर बहुत जरूरी है। इस एंजाइम से संबंधित जीन विकृति के कारण, ठीक ना, संबद्ध प्रतिरक्षा न्यूनता विकार उत्पन्न होता है। अब देखिए जो एडीए है, कुछ बच्चों में इसका उपचार अस्थिमज्जा के प्रतिरोपण से होता है। मतलब बोन मैरो जो होती है, अभी जानते हैं कि सलमान खान ने जो है, ये पहले व्यक्ति हैं कि एक व्यक्ति को बोन मैरो डोनेट करने वाले पहले व्यक्ति हैं। तो बोन मैरो प्रतिरोपण से भी हो सकता है। कुछ में एंजाइम प्रतिस्थापन चिकित्सा द्वारा होता है, परंतु दोनों ही विधियां पूर्ण कारगर नहीं होती है। इस रोग का पूर्ण उपचार करने के लिए जीन चिकित्सा द्वारा, जीन थेरेपी द्वारा सबसे पहले रोगी व्यक्ति के शरीर से लसिकाण को निकाल कर शरीर से बाहर, ठीक ना, क्या करना होगा, संवर्धित करना होगा, उसे देखना होगा, उसे ग्रोथ कराना होगा।
उसके बाद सक्रिय एडीए का पश्च विषाणु रेट्रोवायरस, जो पश्च विषाणु है पहले का, ठीक ना, उसको संवाहक का प्रयोग करके लसिकाणु में प्रवेश कराया जाता है। और जब प्रवेश कराया जाता है तब पुनः रोगी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करा दिया जाता है, परंतु उपचार भी एक बार में संपन्न नहीं होता है। इसे क्या होती है, बार बार करने की आवश्यकता होती है, अन्यथा वह क्या होगा कि थोड़ा भी लसिकाणु रहेगा पहले वाला तो वह क्या करेगा कि यह जो रोग से ग्रसित है, यदि वह लसिकाणु रहेगा तो फिर हम बोन मैरो जो है पूरी तरह से क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। इसलिए इसे बार बार कराई जाती है प्रयोग। एंजाइम थेरेपी क्या होती है, यह प्रतिरक्षा तंत्र में संलग्न एंजाइम की त्रुटि को ठीक करने के लिए उपयोगी है। इसमें रोगी से अस्थिमज्जा को शल्य चिकित्सा द्वारा विकसित करके अनुवांशिक अभियांत्रिकी एडीए युक्त विषाणु से संक्रमित करके रूपांतरित कोशिकाओं को पुनः रोगी में स्थापित कर दिया जाता है। एंजाइम थेरेपी का प्रयोग डिलीवरी तंत्र के रूप में नहीं किया जाता है। एक और मिलता है क्वेश्चन, पार्जिनी ट्रांसजेनिक जंतु क्या है, इनका उत्पादन क्यों किया जाता है, मानव के लिए उपयोगिता का संक्षेप होना कि क्या पार्जिनी जंतु जो है क्या मानव के लिए आवश्यक है। पार्जिनी जंतु पर टिप्पणी लिखना है। देखिए, पार्जिनी जंतु जो है ऐसे जंतु जिनके डीएनए में जीन अभियांत्रिकी द्वारा बाह्य जीन को प्रवेश कराया जाता है एवं बाह्य जीन का लक्षण जंतुओं में प्रकट होता है, उन्हें पार्जिनी जंतु कहते हैं। 1982 ईस्वी में चूहों पर इस प्रकार का कार्य किया गया। पार्जिनी जंतु के लिए चूहों पर प्रयोग किया गया था। चूहों में वृद्धि हार्मोन के जीन्स का समावेशन किया गया, ठीक ना। इनकी लंबाई में सामान्य से लगभग 2 गुना वृद्धि हो गई। ट्रांसजेनिक जंतुओं को निम्नलिखित विधियों द्वारा प्राप्त किया जाता है। पहला क्या होता है कि पश्च विषाणु जो होते हैं, रेट्रोवायरस होते हैं, उसको क्या किया जाता है, मेडिएटेड जेनेट ट्रांसफर किया जाता है, मतलब जीन स्थानांतरण कर दिया जाता है। उसके बाद डीएनए सूक्ष्म प्रत्यारोपण किया जाता है। उसके बाद जो भ्रूण या स्टेम होता है, ठीक ना, उसको ट्रांसजेनिक जंतुओं के द्वारा बनाया जाता है। यहाँ पे करेंगे पार्जिनी गाय, जैसे जंतु में पहला देता है पार्जिनी गाय क्या है। गाय के दूध में प्रोटीन वृद्धि वाले जीन्स के समावेशन से, मतलब जीन्स जो सब प्रोटीन वृद्धि करने वाले जो जीन्स है उसको क्या किया जाता है, समावेशित किया जाता है और ट्रांसजेनिक गाय को बना लिया जाता है। गायों में प्रति जीवाणु लौह बंधित मानव प्रोटीन लैक्टोफेरिन को कोड करने वाले डीएनए को निवेशित किया जाता है। उसके बाद 1977 में सबसे पहले पार्जिनी गाय, जिसका नाम क्या था, रोजी, को बनाया गया, जो मानव प्रोटीन उत्पन्न संपन्न दुग्ध उत्पन्न करती थी। इस दूध में मानव प्रोटीन अल्फा लैक्टो एल्बुनिज मिलता है, जो मानव शिशु अत्यधिक संतुलित पोषक तत्व है।